आप सभी का पारिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी तक हमने स्कूल लेक्चर में वेक्टर्स के प्रकारों के बारे में, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और वेक्टर्स एडिशन हमने पढ़ लिया है। अभी हम वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए पहला वेक्टर है, हमारे पास दो समान परिमाण के वेक्टर है और उनका जो परिणामी वेक्टर है वो ही क्या जाता है, वो उसका मान भी हमारे पास f हमें प्राप्त होता है। तो यदि इन दोनों में से किसी एक की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो उनके मध्य जो कोण आ रहा है वो भी हमें ज्ञात करना है और साथ साथ में उसके बाद जो परिणामी बल हमें प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि दो सदिशों का परिणामी स्वयं तभी आता है जब उनके बीच में 120 डिग्री का कोण हो। तो मान लेता हूँ मेरे पास ये एक F बल है और एक दूसरा बल ये है F। तो इनके परिणामी का मान 120 डिग्री कब आएगा, सॉरी इनके बराबर कब आएगा, जब इनके मध्य 120 डिग्री का कोण होगा। अब यदि सवाल ये कहता है कि इन दोनों में से किसी एक की दिशा को बदल दिया जाए, मैं मानता हूँ कि इसकी मैं दिशा बदल देता हूँ या फिर इसकी विपरीत कर देता हूँ। इसकी देखो, मैंने इसकी दिशा बदल दी और इसको विपरीत दिशा में कर दिया। जैसे ही मैं इसको विपरीत दिशा में करूँगा तब क्या हो जाएगा, ये एक सरल रेखा बन रही है। तो ये वाला कोण कितने का बनेगा, ये बन जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। ये भी हमारा क्या है, एफ ही है। इस स्थिति में हमारे पास इसका परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो परिणामी एफ नेट हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला 2f cos थीटा बाई 2। 2f कोस, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 30, और कोस 30 का मान हमें पता है कितना होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2f इंटू √3/2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और हमें जो परिणामी हमें जो बल प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ √3f। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में बहुत सारे एग्जाम्पलों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है सदिशों का व्यकलन या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन हमने कर लिया था, अब हम कर रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सदिशों का व्यकलन। हमने पहले क्या देखा था कि जब सदिशों को जब जोड़ते हैं, जैसे मान लो a प्लस b, ये किसका भाग होता है, ये हमने किया था पहले। और हमने एक जब शुरुआत में जब हमने देखा था तो हमने ये भी हमने प्रूफ किया था कि ये भी कैसे आता है ना। तो ये दोनों हमने पहले किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सदिशों का व्यकलन, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ आर ए माइनस बी, और मैं मान लेता हूँ ए और बी के बीच में जो कोण है वो मेरा है थीटा। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, आर का परिमाण निकाल सकता हूँ और वो कितना आएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और यहाँ पर जब पहले प्लस आ रहा था अब यहाँ पर क्या आएगा -2ab और cos थीटा। और अगर मुझे ये जो आर है, जो परिणामी हमारा जो सदिश है, उसके अगर हमें ढाल निकालनी हो तो ये हमने देखा था कि हमने उसको एल्फा से रिप्रेजेंट किया था। तो वो कितना आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा बी साइन थीटा बटा ए, पहले यहाँ पर क्या आ रहा था प्लस आ रहा था, अब यहाँ पर आ जाएगा -b और cos थीटा। ये चीज़ें याद रखनी है, कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। और इसको एक बार निकाल के भी देख लेना कि ऐसा आता है या फिर नहीं आता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और हम आपको अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। और वैसे इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अभी हमारे पास जो ये वाले जो सदिश हैं,
उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, वो देख लेते हैं। जब हमने ये वाला एक्सप्रेशन हमने किया था, तब हमने इसको कैसे लिखा था कि हमारे पास मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज है, कुछ ऐसे। एक हमारे पास सदिश ये है और दूसरा सदिश मैंने माना था ये है। ये मैंने माना था ए और बी। अगर ये दोनों आसन भुजाएं हैं तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो किसको दर्शाएगा? ये उसके परिणामी सदिश को दर्शाता है। ये हमने किया हुआ है पहले, है ना। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे क्या करना हो, मुझे ये निकालना हो a माइनस बी। ए माइनस बी का परिणाम कब आएगा? जब मैं इसको यहां से क्या कर दूं, इसको उल्टा कर दूं। जब ये सदिश होगा वो कौन सा होगा? ये होगा माइनस बी। इसका परिमाण भी उतना ही है। अब इन दोनों का जो मान लेते हैं कि ये सदिश है, दूसरा वाला ये सदिश है, तो अब इनका ये मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, तो इनका विकिरण जो गुजरेगा, जैसे मान लो ये होगा, ये जो विकिरण होगा ये क्या होगा? इन दोनों का परिणाम ही होगा। तो R बराबर A माइनस बी, कुछ इस प्रकार से आता है। अगर मैं इस वाले को उठा के यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पे, इसके समांतर। अब ये जो है रेखा वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो कर रही है A माइनस बी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में ही हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों सदिशों का योग, दोनों सदिशों का अंतर भी हम ज्ञात कर सकते हैं ग्राफिकली, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि यदि हम मान लें कि a प्लस बी इसका परिमाण वो बराबर है a माइनस बी के परिमाण के, तो हमें a व b के मध्य कोण ज्ञात करना है या फिर एंगल ज्ञात करना है। तो कैसे आएगा? ये परिमाण है, ठीक है। तो इनका हम क्या निकाल लें? इनका हम परिमाण याद कर लेते हैं। तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा। यहाँ पर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और cos थीटा। यहाँ से a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? देखो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab और cos थीटा बराबर 0। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये तीनों क्वांटिटी तो 0 हो नहीं सकती। cos थीटा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो देखो 4ab इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर 0। और हमें पता है cos थीटा बराबर 0 कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें यह प्राप्त हुआ कि a और b के बीच में जब 90 डिग्री का कोण होगा तो इनके योग का परिमाण इसके अंतर के परिमाण के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार का ही एक एग्जाम्पल हम दूसरा कर लेते हैं। अगर हमें यह दिया गया हो एग्जाम्पल में कि यदि दो सदिशों का सब्ट्रैक्शन या फिर घटाव का परिमाण किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर हो तथा वो सदिश अपने दूसरे सदिश के बराबर हो, तो a व b के मध्य कोण कितना है? तो हमें a व b के मध्य क्या निकालना है? एंगल यहाँ पर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इसका परिमाण निकालो, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos थीटा बराबर, पहले में ले लेते हैं a, तो यह हो जाएगा, इसका परिमाण निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पर हमने अंडर रूट क्या कर दिया है? दोनों जगहों से ही पहले से गायब कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है a b के बराबर है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम b को भी a से लिख सकते हैं। जब हम इसको
बी ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 2a² cos थीटा बराबर a²। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इस सभी को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बचेगा हमारे पास, इसको मैं इधर लेके चल जाता हूँ, फिर मैं तुमको इंटरचेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर मेरे पास बचेगा 2। फिर अगर हम ऐसे करें कि cos थीटा बराबर 2 में 2 भाग जाएगा तो ये बचेगा 1, और हम जानते हैं cos थीटा बराबर 1 कब होगा, जब थीटा का मान 0 होगा। लेकिन थीटा बराबर 0 पे ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेकंड अप्रोच लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ पर कैंसिल आउट किया, इसको भी यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम यहाँ से 2a² को कॉमन लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2a² को कॉमन लिया, ये होगा 1 माइनस cos थीटा बराबर a²। यहाँ से हम क्या कर देंगे, a² को a² से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस cos थीटा बराबर 1/2। हमने 2 को इधर लेके आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा को इधर लेके चल जाएंगे और 1/2 को इधर लेके चल जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 1/2 और यह आ जाएगा 1/2। cos थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है। तो ये वाली सिचुएशन क्या है, यहाँ पर पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा, न कि 0 डिग्री। तो कुछ सवालों में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सवाल को सही करने का तरीका क्या है। तो हमें जो भी रिजल्ट आए तो उसका क्या करना है, उसको हमें इंस्पेक्शन भी करना है कि क्या वो हमारी इस सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर हमारे पास कुछ नोट पॉइंट्स हैं, वो हमें याद रखने हैं। तो पहला नोट पॉइंट क्या है, सदिशों के बारे में नोट कर लो। पहला देखो, सदिशों का योग जो है वो क्या करता है, वो कर्म विनिमय का पालन करता है, लेकिन सदिशों का योग कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, परंतु जो घटाव है कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम ये देख लेते हैं कि कर्म विनिमय नियम का योग कैसे पालन करता है, और जो घटाव है सब्ट्रैक्शन जो है वो कर्म विनिमय का पालन कैसे नहीं करता है। पहले हम योग का लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि एक हमारे पास वेक्टर ए कुछ इस प्रकार से है और दूसरा वेक्टर बी है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कर्म विनिमयता का मतलब क्या है, कर्म विनिमय होने का मतलब ये है कि a प्लस बी है वो बराबर होना चाहिए b प्लस ए के, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a प्लस बी है वो b प्लस ए के बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम पहले वाला करते हैं a प्लस बी, तो पहले a प्लस बी, तो ये करते हैं a प्लस बी, ये हो गया a, ये b। पहले हमने a को रखा, फिर हमने b को रखा, तो यहाँ पर जो परिणामी होगा वो क्या होगा, r बराबर a प्लस बी। मान लेते हैं ये r1 है। अब ये वाला कर लेते हैं b प्लस ए, ये है कि नहीं है। तो पहले रखेंगे हम b, ये हमने रखा b, फिर हम रखेंगे a को, तो ये हो गया हमारा a। अब यहाँ पर जो परिणामी होगा वो क्या होगा, ये वाला, ये हमारा हो गया r2 बराबर b प्लस a। अब यहाँ पर देखो कि क्या यहाँ पर जो a जो r1 है वो r2 के बराबर है। देखो इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या रहेंगी, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, r1 r2 के बराबर है। तो यहाँ पर जो योग नियम है वो क्या कर रहा है, क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो घटाव है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। वो किस प्रकार से नहीं करता है? पहले वाला एग्जाम्पल ही वही लेते हैं हम। मान लेते हैं कि ए है, तो ये मान लेता हूँ कि हमारा है -a। ये है मेरा b, तो ये हो जाएगा -b। ठीक है। क्रम विनिमयता का नियम ये होना चाहिए बराबर b -a। हमने ये बोला कि ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है, तो क्या होना चाहिए? ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला ये वाला देखते हैं कि ये किस प्रकार से है। तो पहले हमने रखा a, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? -b। इसको मैं इसे तोड़ के लिख सकता हूँ क्या? a प्लस माइनस का b। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है? माइनस का b। तो माइनस का b क्या होगा? ये हमारे पास हो गया माइनस का b, और ये हो गया हमारे पास a। तो परिणामी क्या होगा? ये होगा हमारा परिणामी। तो r बराबर a प्लस माइनस b। मान लेता हूँ कि R1 है, ये हमारा R आया। अब लिखते हैं हम b -a। तो पहले हम रखेंगे b कुछ इस प्रकार से, ये हमारा हो गया b। यहाँ पर क्या है? -a, तो -a, ये हो गया हमारा -a। तो परिणामी क्या होगा? तो परिणामी हो गया हमारा ये हो गया हमारे पास b, और ये हमारा है -a। तो R2 बराबर हो जाएगा b प्लस -a। अब यहाँ पर देखो, जो R1 है उसकी दिशा ये वाली है, R2 है उसकी दिशा ये है। तो क्लियरली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि R1 है वो R2 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि R1 का जो परिमाण है वो R2 के परिमाण के बराबर होगा। कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है। अब हम आगे कुछ नियम है उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये जो रूल है ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। a² b² 2ab और cos थीटा, इसको हम कहते हैं कोसाइन रूल। इसको हम क्या बोलेंगे? कोसाइन रूल। हम थोड़ा अब साइन रूल के बारे में बात कर लेते हैं। साइन रूल से पहले हम बात करते हैं लामी प्रमेय के बारे में कि लामी प्रमेय क्या है। देखो, लामी प्रमेय के ऊपर कई बार सवाल आ भी जाता है, कभी कभी नहीं आता है, तो ये हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। लामी प्रमेय, लामी प्रमेय क्या कहती है कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारे पास 3 सदिश हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, और ये हमारा c है। a, b और c के बीच में हम मान लेते हैं जो कोण है वो हमारा है एल्फा। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं मान लेता हूँ b और c के बीच में जो कोण है वो मेरा है एल्फा, और जो a और c के बीच में जो कोण है मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। तो ये हमारा कोण हो जाएगा बीटा। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, तो a और b के बीच में कोण मिल जाएगा। तो ये वाला कोण हमारे पास हो जाएगा गामा। ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं कुछ इस प्रकार से भी क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो इनके जो सेंटर है मैं मान लेता हूँ कि एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा, और ये हमारा c होगा। तो ये वाला कोण कितना होगा? a और b के बीच में ये होगा हमारा गामा, a और c के बीच में बीटा, और ये वाला कोण अल्फा। तो लामी ये कहता है कि a का परिमाण बट्टा साइन अल्फा बराबर b का परिमाण बट्टा साइन बीटा बराबर c का परिमाण बट्टा साइन गामा। ये क्या होना चाहिए? इस समीकरण को सेटिस्फाई
करना चाहिए। और ये जो समीकरण है इसी को ही हम कहते हैं लामी प्रमेय। लामी प्रमेय ही हमारे पास क्या होती है, साइन रूल होता है। साइन लो कह दो या फिर रूल कह दो, एक ही बात है। तो ये क्या होगा, साइन लो यही होता है जो कि लामी प्रमेय होता है। हम लामी प्रमेय को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से, थोड़ा सा हम इसको बदल सकते हैं। देखो ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस गामा। ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस एल्फा। ये मेरा होगा 180 माइनस बीटा। ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं, अगर मैं एल्फा बीटा की जगह अगर मान लो ये वाले रूल लिख दूं, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मान लो ये मेरा है साइन एल्फा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन 180 माइनस एल्फा, तो देखो साइन जो है वो सेकंड जो हमारे पास चतुर्थांश होता है उसमें उसका चिन्ह बदलता नहीं है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन का कोस भी नहीं होगा, चिन्ह भी नहीं बदल रहा, तो यही क्या होगा, यही साइन एल्फा के बराबर होगा। समझ रहे हो। तो साइन एल्फा है वो क्या है, वो इसी कोण के बराबर है। अगर कहीं तुम्हें एग्जाम्पल अगर तुम्हें दिखता है कि तुम्हें ये कोण दे दिए, भी अंदर वाले कोण दे दिए, और तुम्हें जो बाहर की भुजाएं हैं उनका परिमाण का अनुपात पूछ लिया, तो तुम आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसी समीकरण को अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लूं कि देखो ये वाला सामने वाला जो कोण है, मान लेता हूँ ये ए है, ये मान लेते हैं ये बीच वाला कोण बी है, और ये वाला कोण सी है छोटा। तो इसी समीकरण को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए बटा साइन ए बी बटा साइन बी सी बटा साइन सी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, चाहे बाहर वाले कोण ले लो चाहे अंदर वाले कोण ले लो, तो ये समीकरण अपरिवर्तित रहती है। और इसी को कहते हैं साइन लो, इसको कहते हैं लामी प्रमेय। ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ हमारे पास एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि हमें कम से कम कितने बल चाहिए ताकि हमारा जो परिणामी बल है वो जीरो रहे, समतलीय में कितने बल हमें चाहिए ताकि परिणामी बल जीरो रहे, या फिर असमतलीय में हमारे पास कितने हमारे पास सदिश हो ताकि परिणामी बल जीरो हो। तो इनके लिए एक सामान्य सा उत्तर ये है, देखो नोट कर लो। पहला कि कम से कम हमें कितने बलों की आवश्यकता होगी, समान कम से कम कितने बलों की आवश्यकता होगी ताकि हमारा परिणामी शून्य हो। तो इसका जवाब है 2। और ये 2 बलों का हम पहले ही कर चुके हैं कि जब 2 बल समान परिमाण के होंगे तो उनका परिणामी शून्य हो सकता है, जब दोनों विपरीत दिशा में हो, वो समान हो। दूसरा कि हमारे पास 3 ऐसे बल अगर हम लें अगर हम असमान परिमाण लें, यहाँ पर क्या ले रहे थे हम, समान परिमाण ले रहे थे। अगर हम असमान परिमाण वाले अगर 3 बल लें तो कितने हमारे पास सदिश होने चाहिए ताकि हमारे पास परिणामी शून्य हो। तो इसका उत्तर हमारे पास होगा 3। ठीक है। और लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो तीनों के तीनों बल जो हैं वो समतलीय होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर मैं कुछ असमान परिमाण वाले कितने सदिश लूं जो कि असमतलीय हो और उनका परिणामी शून्य हो, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 4 क्या है, ये असमान भी हैं और असमतलीय भी हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास कम से कम 4 बल हमारे पास होंगे तो ही इनका परिणामी शून्य हमें प्राप्त होगा। तो इनके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो हम कर लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं। एक रिजिड हमारे पास दीवार है, इस दीवार के ऊपर 2 रस्सियां हमारे पास कुछ इस प्रकार से लगाई गई हैं, या फिर ऐसे मान लेते हैं 2 बल हैं। एक ये बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, और इसके बीच में एक हमने m द्रव्यमान का कुछ भार हमने लटका रखा है। और इन दोनों जो बल हैं इनके बीच में हमारे पास जो बल है वो 37 डिग्री का है,
और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो हमारे पास है 50 न्यूटन का, और यहाँ पर जो बल है वो हमारे पास है 60 न्यूटन का। यहाँ पर हमारे पास सवाल ये है कि हमें इस m का मान ज्ञात करना है जब ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम या फिर साम्य अवस्था में हो। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास दो बल दिए गए हैं, उसका एक परिणामी हमें प्राप्त है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एफ नेट निकाल सकते हैं। तो एफ नेट का मान हमारे पास कितना होगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 और cos थीटा। यहाँ पर प्लस क्यों आया है, इसका मैंने अभी जवाब दिया था कि जब दो आसन भुजाएं हो और उनके बीच का विकिरण अगर हमें दिया गया हो तो यहाँ पर क्या आएगा, वो प्लस से आता है। ठीक है, यहाँ पर सारे मान रख देंगे। एफ नेट बराबर, मैं से करता हूँ इसको सॉल्यूशन रहने देता हूँ। सॉल्यूशन कितना होगा, देखो कोस यहाँ पर आएगा 37, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। 37 और 53 का कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो हम 3, 4 और 5 वाले से करते हैं। तो कोस 37 का मान हमें प्राप्त होगा, वो होगा 4/5। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन कर लेना, और अंत में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। एफ नेट बराबर वो आएगा 10√109 न्यूटन। ठीक है, हमें यहाँ पर भार लटका रखा है तो ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और g को मान लेता हूँ वो 10 है, तो यहाँ पर m का मान हो जाएगा √109 किलो। √109 है वो लगभग 10.2 किलो के बराबर होता है। तो हमारा ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इसको बीच में सोल्व करके देख लेना कि किस प्रकार से होता है। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कोई समस्या है। इसके अलावा हम आज ये भी घोषणा करने जा रहे हैं कि हम जल्द ही CSIR नेट के भी बैचेज हम चालू करने वाले हैं। हम पूरा सिलेबस करवाएंगे। जो जनवरी 29 को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, इसके हमारे पास बैचेज नहीं चलेंगे। हम इससे अगले वाला जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम CSIR नेट का सिलेबस हम चालू करने वाले हैं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो उसके ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए जल्द से जल्द आपके सुविधा के अनुसार आपको कोर्स उपलब्ध करवा सकें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।